नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। महाराष्ट्र के पलघर में एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें 2 साधुओं को एक उन्मादी भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला और ये वीडियो इस कदर वायरल हो चुका है, शायद आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर तक ये पहुँच चुका होगा। बताया जा रहा है कि अफ़वाह कुछ इस तरह से फैली कि ये लोग बच्चों को अगवा करने के लिए आए हैं। इनमें ज़्यादातर लोग जो कि हिंसक भीड़ का हिस्सा थे, वो आदिवासी लोग हैं। महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि 100 से ज़्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन इस सब के दौरान इस पूरी दर्दनाक घटना को कोविड-19 के इस पूरे संकट के दौरान इस तरह से इसका सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की। अगर आप अभी मेरी टाइमलाइन पे ट्विटर पे जाएँगे तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुझे कायर बता रहे हैं, जो मुझे सांप्रदायिक बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक इस घटना की निंदा क्यों नहीं की है, मैंने क्यों इसको उस नज़रिए से नहीं देखा है, जिस नज़रिए से वो चाहते हैं कि मैं इस घटना को देखूँ। सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोविड-19 के संकट के टाइम पर, इस वक़्त पर, जबकि पहले ही पूरी तरीके से हमारी समाज, राजनीति, हमारा जो पूरा सांस्कृतिक एक तरह से जो दुनिया है, वो भी कम्युनलाइज़ हो रही है। ऐसे में एक घटना को जो अपने आप में एक जुर्म है, उसको कम्युनलाइज़ करना। लेकिन मेरे साथ अभी अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, वायर पर इनके कार्यक्रम आप देखते रहते हैं। अपूर्वानंद जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना को ही समझना चाहती हूँ कि ऐसे वक़्त में जबकि एक वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, लाखों की तादाद में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि इस पूरे वायरस के खत्म होते-होते, इसके गुज़रते-गुज़रते आधी दुनिया शिकार हो जाए इस वायरस का। ऐसे में बच्चा चोरी होने की खबरें, उसमें बाकायदा एक भगवाधारी 2 साधु, उनको पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से उनकी पीट-पीट कर हत्या कर देना, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी हत्या भर्त्सना के योग्य है और इसकी बिना कोई विशेषण लगाए हुए, बिना इसके कारणों में जाए हुए इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन आपने कोरोना वायरस के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य और संदर्भ का हवाला दिया है। इसमें यह कहा जा सकता है कि पूरे समाज में एक तरह की बेचैनी है, एक तरह का डर है, आशंका है। भारत में एक ख़ास चीज़ हुई है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हुई है। वो ये कि भारत में लोगों को ये ज़िम्मा दे दिया गया है और ये ज़िम्मा अगर हम थोड़ा पीछे जाएँगे तो बहुत पहले से दे दिया गया है कि लोग अब उनकी पहचान करेंगे जो वायरस फैला रहे हैं, उनको रोकेंगे, उनसे अपनी हिफाजत करेंगे। यानी जो काम पुलिस का है, जो काम राज्य का है, वो काम भीड़ को दे दिया गया है। और थोड़ा पहले आप जाएँगी तो ये काम भीड़ ने अलग-अलग नाम से अपने हाथ ले लिया है ये काम। कुछ जगह बच्चा चोरी से रोकने के नाम पर अगर आप मणिपुर में जाएँगे तो मणिपुर में स्कूटर चोरी, गाड़ी चोरी से रोकने के नाम पर और भारत के अलग-अलग हिस्सों में आपको मालूम है कि गोरक्षकों के नाम पर। तो एक संस्कृति पिछले 6 वर्षों में भारत में विकसित हुई, जिसमें लोगों के अपने ऊपर ये ज़िम्मा ले लेने को कि वे रक्षा करेंगे अपने इलाके की, इसको जायज़ माना गया, अलग-अलग तरह से। तो पालघर में जो घटना हुई है, गढ़चिंचले गाँव में 2 घुमंतू समुदाय, आदिवासी घुमंतू समुदाय के और एक विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के, ये कहा जाना चाहिए कि संप्रदाय का नाम है एक तो ये जो आदिवासी समुदाय है, गोसावी घुमंतू आदिवासी समुदाय है, जिसके ये सदस्य थे और ये दोनों जुड़े हुए थे श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, जो वाराणसी का है, उससे जुड़े हुए थे। तो पूरी घटना ये दिखलाती है कि भारत में किस तरह लोगों ने इसको अपना अधिकार मान लिया है कि जिसको वे दोषी माने, अपराधी माने, उसको उसी वक्त वहीं पर वे सजा दे दें। और पुलिस हर जगह नाकारा दिखलाई पड़ी है, इसमें भी दिखलाई पड़ी है। वीडियो में दिखलाई पड़ता है कि पुलिस को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है और पुलिस पल्ला छुड़ा रही है। पुलिस का कहना है कि उस पर भी हमला हुआ, उसके लोग भी घायल हुए। पहले 4 लोग गए, फिर 20 लोग गए, 400 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। कैसे इसका सामना करते?
ये सारे तर्क हमने पिछले 6 साल में जाने कितनी बार सुने हैं। तो इसलिए ना तो पुलिस के वहां पर जो भूमिका थी उसको स्वीकार किया जा सकता है, उसको कबूल किया जा सकता है। पुलिस ये भी कह रही है कि जिस पुलिस अधिकारी को वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो पल्ला छुड़ा वो बीमार था। तो सवाल ये है कि अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आपने उसे इस काम में लगा क्यों रखा है? और ऐसा तो नहीं है कि आपको ये नहीं पता है कि उन इलाकों में लोग इस तरह से चौकसी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर के साथ ये घटना हो चुकी थी। चूंकि उस डॉक्टर की हत्या नहीं हुई, वो बचा लिया गया, लेकिन उस डॉक्टर पर भी लोगों ने हमला कर दिया था और वह भी आदिवासी गांव में ही हुआ था। तो इसका मतलब है ये घटनाएं हो रही थी और बिल्कुल पुलिस को अपूर्वा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि पूरा भीड़ तंत्र का जिक्र हो रहा है। ये शब्द मुझे अपने आप में बहुत पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र ने पहले दूसरे कारणों से ली। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है आपको कि देखिए आप ये जिक्र कर रही हैं कि पहले सांप्रदायिक कारणों से या जातीय कारणों से हमने दूसरी जगहों पर, भारत में भी हमने देखा है कि जो ब्लैक्स हैं उनके साथ, अफ्रीकन पृष्ठभूमि के लोगों के साथ, उनके साथ भी लिंचिंग के केसेस हुए हैं। तो रंग के आधार पर, जाति के, धर्म के आधार पर। लेकिन एक बार जब जब एक समुदाय को, एक समाज को इस तरह की आदत हो जाए, जैसे आपने कहा कि कानून अपने हाथ में लेना, क्या ये एक जो मिसट्रस्ट है, जो अविश्वास है अपने तंत्र पर, अपने सिस्टम पर, पुलिस पर, अदालतों पर, क्या उसकी तरफ भी इंगित करता है? ये बहुत दिलचस्प है। आपको कुछ दिन पहले याद होगा हरियाणा में और दिल्ली में कुछ नारे सुनाई पड़े थे। वो नारे क्या थे? दिल्ली पुलिस लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि भारत के एक बड़े नेता जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका नाम लेकर भी लोग नारे लगा रहे थे, फलां जी लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक साथ दो घटनाएं दिखलाई पड़ती हैं कि एक तरफ हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर पुलिस उन लोगों पर हमला कर रही है जिन पर हम हमला करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि यह पुलिस हमारा काम कर रही है, हम उस पुलिस के साथ हैं। आपने यह भी देखा है दिल्ली में, और यह बात तो हम जाने कब से देखते चले आ रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि पुलिस आगे आगे चल रही है, पीछे से लोग ईंट चलाते हुए, पत्थर चलाते हुए चल रहे हैं। यह अभी हमने फरवरी में देखा है। तो पुलिस के प्रति अविश्वास और पुलिस को अपना साथी मानना, दोनों एक साथ होता है। आमतौर पर लोग इस तरह की घटनाओं को जायज ठहराने की कोशिश यह कह के करते हैं कि पुलिस पर अविश्वास है, न्याय व्यवस्था पर अविश्वास है, इसलिए लोग तुरंत फुरत न्याय कर देना चाहते हैं। मामला वो नहीं है। मामला एक खास तरह की संस्कृति को विकसित करना है, जिसमें लोगों को यह कहा जाए कि आप न्याय में जो देरी होती है, उस देरी को मिटाकर तुरंत न्याय कर सकते हैं। थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहूंगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, उसे एनकाउंटर किलिंग कहा जाता है जिस घटना की मैं जिक्र कर रहा हूं, और वो भी न्याय के दायरे के बाहर की गई हत्या है, यानी जिसे आप मुठभेड़ में की गई हत्या कहते हैं। तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा भीड़ से कि आतंकवादियों के साथ क्या करें? तो भीड़ ने नारा लगाया, गोली मार दें। तो आप जब इस संस्कृति को बढ़ाते हैं कि जिन्हें आप आतंकवादी मान लेते हैं उनको फौरन सजा दी जा सकती है, तो मैं जिसे भी आतंकवादी मानूंगा, जिसे भी बच्चा चोर मानूंगा, जिसे भी अपनी गाड़ी का चोर मानूंगा, जिसे वो तस्कर मानूंगा, गाय का तस्कर मानूंगा, जिसे गाय का मांस खाने वाला मानूंगा जो मेरे अनुसार गलत है, उसे सजा देने का हक मैं रखता हूं। यह संस्कृति विकसित हो गई। बिल्कुल, यानी ये बहुत अहम बात है। आप ये कह रहे हैं कि जब कानून अपने हाथ में लेने लगे लोग, कानून का राज जो है वो कमजोर हो जाए और एक तरह के लोगों पर जब तक हमला होता रहे तब तक आप उसे इंसाफ कहते रहे कि लोगों में इतना गुस्सा था, लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये पूरा जो कीटाणु है, ये जो पूरी संस्कृति है, ये रेंगते रेंगते आप तक पहुंच जाएगी, शायद कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं आना चाहती हूँ इस पूरी घटना के सांप्रदायिकरण पर। मैं नाम लेकर कहना चाहती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बहुत ही भड़काऊ तरीके से उस वीडियो को ट्वीट किया। आप यकीन जानिए कि इसको 24 घंटे से ज्यादा गुजर रहे हैं, मेरी टाइमलाइन पे लोग चिल्ला चिल्ला कर मुझसे जवाबदेही मांग रहे हैं। ना मेरे पास पुलिस है, ना मेरे पास अदालत है,
मैं एक मामूली नागरिक हूँ, मेरे किसी भी चीज़ के सफाई दे देने से या ट्वीट कर जाने से कुछ भी बदल नहीं सकता, कुछ भी बन नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता। लेकिन मैं बताना ही चाहती हूँ आपको कि दबाव कितना दिया जा रहा है कि इसकी निंदा की जाए, इसकी आलोचना की जाए, जैसे कि अगर ना करने का मतलब है इतनी विभत्स घटना को का आप समर्थन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से संबित पात्रा, इसके अलावा भाजपा के दूसरे प्रवक्ता, इसके अलावा भाजपा के फेवर में बोलने वाले लोग, उन सब ने इस पूरी घटनाक्रम को शुरू के 5 घंटों में ये स्थापित कर दिया है कि ये एक सांप्रदायिक घटना है, हिंदुओं पर की गई घटना है, गैर हिंदुओं के जरिए, अगर मैं मुसलमान ना भी कहूँ, हालांकि उसमें वो मुस्लिम नाम भी उजागर कर रहे हैं कि ये उनकी घटना है, ताकि उसकी एक प्रतिक्रिया हो सके, उसका एक जवाब दिया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि हम भूलेंगे भी नहीं और माफ भी नहीं करेंगे, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। मतलब इस तरह के नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पूरी तरीके से पोलराइज किया जा सके इस डिबेट को। कौन ऐसा है जो इससे फायदा हासिल करना चाहता है, किस तरह का फायदा हो सकता है। और साथ में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि जब ये साबित होने लगा, खासकर महाराष्ट्र सरकार के बयानों से कि उन्होंने लोगों को गिरफ्तार भी किया है 100 से ज्यादा, और ये कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा इसमें शामिल नहीं था, तो कहा जाने लगा कि ये लेफ्टिस्टों का हमला है राइट लोगों के ऊपर, वामपंथी लोग हमला कर रहे हैं दक्षिणपंथी लोगों के ऊपर। तो अगर हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिला तो लेफ्ट राइट एंगल मिल गया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, किसको फायदा पहुंच रहा है इससे? इस बातचीत को अगर कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हों जो शांति से किसी घटना पर विचार करना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं, तो उन्हें यह पता चलेगा कि घटना 16 तारीख को होती है। 19 तारीख को वीडियो अचानक चारों तरफ फैलने लगता है। उसमें भगवा गमछा लिए हुए लोगों पर हमला होता हुआ दिखलाई पड़ता है। इससे अचानक ट्विटर में और दूसरी जगह उत्तेजना फैल जाती है। अब मैं जिस शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ वह है उत्तेजना। 2 भाव आते हैं, एक है तकलीफ, क्रोध, और दूसरा है उत्तेजना। जो भाव फैला हुआ था उत्तेजना, यानी लोग अचानक उत्तेजित हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह हमला हिंदुओं पर हुआ है तो जरूर गैर हिंदुओं ने किया होगा। मैं अभी दूसरे कोण को छोड़ देता हूं, यानी जानबूझकर उन्होंने लिखा। जिनका आपने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, निखिल वागले ने उनसे सीधे पूछा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। अभी तक उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है। यह सही है कि वहाँ के जो एमएलए हैं दहानू के, वो सीपीएम के हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि जिस गांव में हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला गांव है। बहुत लोग ये कह रहे हैं 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 110 से ज्यादा, उनमें कई लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यह भी बतलाया जा रहा है कि हमला करने वालों में उस संप्रदाय के लोग हैं जिनके ये दोनों लोग थे, जिनको साधु कहा जा रहा है, जो साधु थे, एक ही संप्रदाय के लोग। तो इसका अर्थ है कि कुछ लोग ताक में बैठे हुए हैं, एक कि वे किसी भी घटना का संप्रदायीकरण करें, ठीक। लेकिन दूसरा मुझे बहुत दिलचस्प जान पड़ा, वो ये कि आरफा खानम शेरवानी से या रवीश कुमार से या इस तरह के लोगों से ये चीख चीख कर कहना अब तुम कहाँ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरफा खानम या रवीश कुमार या इनकी तरह के लोगों से ही उम्मीद है कि ये नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये तो नहीं पूछा प्रधानमंत्री आप कहाँ हैं, इन्होंने ये नहीं पूछा गृह मंत्री आप कहाँ हैं, 2 हिंदू साधुओं की हत्या हो गई, आप चुप क्यों हैं, आप ट्विटर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने मांग की आरफा खानम से, रवीश कुमार से, लिबरल्स से, उनको गालियां देते हुए। इसका अर्थ यह है कि हत्या, नाइंसाफी की मुखालफत करना लिबरल्स का काम है, यह स्थापित है, इसीलिए उनसे मांग की जा रही है और यह अच्छी बात है, ठीक है। और इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल्स इसके पहले जिन हत्याओं का विरोध कर रहे थे, आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा अगर आज आप उनसे यह मांग कर रहे हैं। दूसरे कि इस मांग में एक तरह का ओछापन है, यह समझना कि शायद कुछ लोग हैं जो हत्याओं को जायज समझते हैं। तो क्या आप अपनी तस्वीर दूसरों में देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने पहले की हत्याओं की निंदा नहीं की, बल्कि उनको जायज ठहराने की कोशिश की।
सुबोध कुमार सिंह हो या पहलू खान हो या जुनैद हो, या इसको छोड़ दीजिए, अभी इस घटना के 4 दिन पहले झारखंड में एक नौजवान की लगभग हत्या कर दी गई थी, और उसकी हत्या उसके समुदाय के लोगों ने नहीं की थी, उसकी हत्या उसका नाम जानकर करने की कोशिश की गई थी। वह मुसलमान था, इसलिए उसको मारा गया, वह बच गया, ये संयोग की बात है। तो उस वक्त, यानी मुझे अब तक याद नहीं कि क्या आपने उसकी निंदा की थी, क्या रवीश ने उसकी निंदा की थी, क्योंकि घटनाएं इतनी तेजी से घटित हो रही हैं। और अपूर्वन जी, मैं यहाँ पे ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, बाकायदा बड़े बड़े पत्रकार, दीपक चौरसिया का ट्वीट मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे के राज्य में इस तरह की घटना होती है, क्या उद्धव ठाकरे भी अब सेक्युलर हो गए हैं? ये उनके ट्वीट के एग्जैक्ट यही शब्द हैं। आप ये देखिए कि जिस देश का संविधान अभी भी सेक्युलर है, राजनीति कम्युनल हो सकती है लेकिन संविधान सेक्युलर है, ये देश सेक्युलर बुनियाद पर बना हुआ है। ऐसे में इस तरह से इतना उत्तेजित करने वाला, इतना भड़काने वाला ये ट्वीट बाकायदा पब्लिकली एक न्यूज चैनल का जिम्मेदार एडिटर कर रहा है। ये भी इन लोगों के भड़कने के पीछे एक वजह है। सेक्युलर हो जाना, सेक्युलरिज्म एक आरोप है आज के दौर में। हाँ, लेकिन उनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारत के जो एनवॉय हैं, राजदूत हैं, उन्होंने अभी वहाँ रहने वाले जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय हैं, खासकर हिंदू हैं, उनको याद दिलाया है कि भारत एक सेक्युलर देश है और उन्हें धर्म के आधार पर लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहाँ से चेतावनी दी गई है। और उन्होंने सेक्युलर, किसी एक ने ठीक ही कहा, उन्होंने सेक्युलर शब्द का सही हिज्जे के साथ इस्तेमाल किया है ना, उसको सेक्युलर नहीं कहा। इसका मतलब कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ जो बात कही थी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में कि इस बार सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। याद होगा आपको। अब सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करने की मजबूरी इस सरकार के से जुड़े हुए अधिकारियों को हो रही है, क्योंकि उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है और उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप गांधी के देश हैं, आप सेक्युलर देश हैं, आप अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकते। तो उनको बाहर से याद दिलाया जा रहा है और तब वे मजबूरी में कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम हैं सेक्युलर देश। इसलिए जो पत्रकार के नाम, मतलब मैं उन्हें पत्रकार भी नहीं कहना चाहूंगा, हम दोनों जिस जुबान में बात कर रहे हैं उसे आप हिंदी उर्दू कह सकती हैं, लेकिन मुझे हिंदी का एक व्यक्ति होने के नाते शर्म आती है कि हिंदी इस वक्त इस देश में नफरत, घृणा और उत्तेजना फैलाने वाली भाषा बन गई है। यह मैं आखिरी सवाल पूछूं जी कि जो प्रधानमंत्री का बयान आया है कि जो कोविड-19 है वो कोई धर्म, जाति, सरहद नहीं देखता है, हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। आपको लगता है कि इस बयान से कोई फर्क पड़ना चाहिए? पूरा जो सांप्रदायिकरण हो रहा है, थोड़ा सा आपको अलग ले जा रही हूँ पलघर की घटना से, लेकिन चूंकि पलघर की घटना को भी जो मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति है और जो हमारे पब्लिक स्पेसेस, सोशल स्पेसेस का जो सांप्रदायिकरण हुआ है उससे हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कल ये घटना होती कोविड से पहले तो इसको इस तरह से सांप्रदायिकरण इसका नहीं किया जाता जितना अभी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि उनके बयान के 24 घंटे के भीतर ही एक ऐसी घटना जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है वो ढूंढने की कोशिश हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री चूंकि अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वे जिम्मेवार हैं भारत में जितने लोग रहते हैं उन सब के प्रति, धर्म को छोड़कर, धर्म के साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, सबके प्रति। इसलिए सबकी सुरक्षा और सबकी इज्जत के लिए वो जिम्मेवार हैं। यह बयान बहुत हल्का है और बहुत देर से आया है, इसलिए बेमानी है। यह एक खास दबाव में आया है जिसके बारे में मैंने कहा कि यह मिडिल ईस्ट में जो दबाव पड़ना शुरू हुआ उसके बाद यह हल्का सा बयान दिया गया। इस हल्के बयान को उनके समर्थक सुनेंगे और कहेंगे कि हमारे बेचारे नेता को यह कहना पड़ रहा है, लेकिन उसका यह आशय नहीं है, क्योंकि यह घटनाएं यानी भारत में मुसलमानों पर हमले
पिछले 3 हफ्ते से बढ़ते चले गए हैं। गाली गलौज और हमले बढ़ते चले गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बीच 3 बार देश को संबोधित किया है। उन्होंने यह जरूरत महसूस नहीं की कि वे कहें देश को कि आप ऐसी नफरत नहीं फैला सकते। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रॉयल फैमिलीज के लोग कह रहे हैं, वह बात हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं कह पाया, हमारे देश के सरकार के नेता नहीं कह पाए। इस बात को नोट किया जाना चाहिए। यह नहीं कहा गया है। यह बात, जिसको अंग्रेजी में ऑब्लिकली कहते हैं, तिरछे ढंग से कही गई है कि कोरोना रंग जाति देखकर नहीं आता। लेकिन क्या इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप मुसलमान पर हमला ना करें? क्या इससे यह निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, वह तो मुसलमान को भी पकड़ेगा, लेकिन मैं मुसलमान को मार सकता हूं, उसको गाली गलौज दे सकता हूं, अगर मुझे जायज ढंग से ऐसा लगता है कि वो कोरोना फैला रहा, क्या मैं उससे रुक जाऊंगा? तो यह बात जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका में एक हत्या हुई थी काले की, एक अश्वेत की, कनाडा में एक घटना होती है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आना पड़ता है, बयान देना पड़ता है, उसकी भर्त्सना करनी पड़ती है। लेकिन भारतवर्ष में 15 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद एक वायवीय सा बयान दिया जाता है जिसको मीडिया के तमाम लोग लपक पड़ते हैं और कहते हैं देखिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है। इसलिए वो प्रधानमंत्री की तरफ से वो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, पब्लिक एड्रेस देते हैं, तब उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया जिसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है, चुपके से बिल्कुल लिंक्डइन पर जहां बहुत सारे फॉलोवर्स नहीं हैं उस पर करके और एक ट्वीट कर दिया गया। कोई भी लाइव ब्रॉडकास्ट का हिस्सा उसको नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।